Good morning. My name is Ranjit Kumar Jha. Today we are going to learn chapter 10 of science class 9. Topic is gravitation. तो इसको शुरू करने से पहले हम एक इमेज देखते हैं। ये एप्पल ट्री है और आप देख सकते हैं कि एक एप्पल जो है ट्री से नीचे अर्थ की ओर फॉल हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो एप्पल्स है और भी बहुत सारे एप्पल आप देख रहे हैं, वैसे ही ये भी एप्पल रहा होगा, इसमें सेटल रहा होगा। ये जो एप्पल है ऊपर जो आप देख रहे हैं जो पेड़ के साथ अटैच्ड है, वो रेस्ट में है। और आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एप्पल जो पेड़ के साथ अटैच था, वो जमीन पे, धरती पे नीचे की ओर गिर रहा है। अब तो ये अभी आप देख सकते हैं कि मिडिल में है, मोशन में है। ये कौन सी फोर्स है जिसने इस एप्पल को जो कि रेस्ट में था उसको मोशन में ले आया? यही क्वेश्चन न्यूटन के मन में भी आया था। वह क्या है जिसकी वजह से ये एप्पल धरती की ओर नीचे धरती पे गिर पड़ा? तो इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मीन्स कोई भी चीज जो कहीं ऊंचाई पे है उसको नीचे आप ड्रॉप करते हैं, कोई भी चीज जो ऊंचाई पे है आप ड्रॉप करते हैं तो वो धरती की तरफ चल पड़ता है, धरती पे आके गिर जाता है। तो धरती उस फोर्स पे कोई न कोई, उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगाती होगी और उसी फोर्स को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो गया कि एक फोर्स है जो कि किसी भी चीज को अर्थ की तरफ पुश करता है, या फिर ऐसे कहिए कि एक फोर्स है अर्थ के पास जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से हमारा एनवायरनमेंट है, ये जो एयर है, इसको धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा ये सराउंडिंग में हमारे ये एयर है। अर्थ का जो वायुमंडल है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसी तरीके से रेन, जो वर्षा होती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अदरवाइज ये रेन ड्रॉप्स आप ये स्पेस में क्यों नहीं चला जाता, धरती पे क्यों गिरता है? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ वो इसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से ये जो रिवर है, आपने देखा होगा रिवर में पानी हमेशा हमेशा ऑलवेज फ्लो हो रहा होता है। वाटर फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, दैट इज ऑल्सो एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स किसी भी चीज को धरती अपने सेंटर की तरफ पुल करता है और इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बुक देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नाम है ग्रेविटेशन। चैप्टर 10 है, आपके सेकेंड टर्म का ये सिलेबस है। इसमें लिखा है कि वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। ये आपको भी पता है कि सारे के सारे जो प्लेनेट है ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। मून जो है धरती के चारों तरफ घूमती है, और ये सारे केस में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही एक्ट करता है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो इसको डिफाइन अगर हम करना चाहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो उसका एक डिफिनीशन हम लिखने की कोशिश करते हैं।
पहले आप ये डेफिनेशन सुन लीजिए कि द फोर्स with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of the earth or gravity. उसके बाद न्यूटन ने इसके ऊपर स्टडी किया और उसने एक और डिफिनीशन दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी चीज है, जो भी चीज है दुनिया में, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करते हैं उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। Gravitational force between two objects acts even if the two objects are not connected by any means. मतलब ये कि एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं भी हो तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये है मेरे पास कि आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज पे कोई फोर्स लगाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। तो जब अर्थ सेब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो सेब ही जमीन पे क्यों आता है? अर्थ सेब के पास क्यों नहीं चला जाता पेड़ के पास? ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ज्यादा मास के ऑब्जेक्ट हैं, जिसके मास बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा लगाते हैं, वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो जिनके मास कम है, वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो एप्पल जो है अर्थ की तरफ आ जाता है और अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता। ठीक है। मींस एक ऑब्जेक्ट बहुत हेवी है और दूसरा लाइटर है, इसलिए अर्थ जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ चला जाता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में जान लीजिए। इट इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इस आपने पहले रिपेल करने वाला फोर्स भी पढ़ा होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप देखिए कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। क्वेश्चन ये है कि हमने इससे पहले ये डिस्कस किया कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हो, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन कितना फोर्स लगाते हैं, ये क्वेश्चन है। कितना फोर्स लगाते हैं? तो जो कितना फोर्स लगाते हैं इसके लिए हम दो बातें कह सकते हैं। इसको टू डिफरेंट पॉइंट्स में इसको हम बता सकते हैं। एक तो हम ये बताएंगे कि ये जो फोर्स लगाता है मींस द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मींस ये जो ए है इसका मास m है, कैपिटल M, और जो b है इसका मास स्मॉल m है। तो ये फोर्स जो लगाएगा that will be directly proportional to the product of their mass, means capital M multiplied by small m.
ये पहला पॉइंट है हमारा। फिर इस डिस्टेंस का क्या? दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होएगा, और जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज is inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब ये जो ये फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। अब इन दोनों पॉइंट्स को, मींस इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो इक्वेशन बनेगा वो होएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of the first object, that is capital M, multiplied by the mass of the second object and divided by the square of the distance between them, that is R square। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाना चाहता हूं तो मैं ये लिख दूंगा F इज इक्वल टू, आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। आई विल टेक द कांस्टेंट G। M1 एंड M2 को मल्टीप्लाई किया, M1 कैपिटल M और स्मॉल m को मल्टीप्लाई किया ऑन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ये जो G है जिसको मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होएगी? इसके एसआई यूनिट के लिए अब हम कैसे पता करेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होएगा? मैं डिराइव कर देता हूं इसको। हमारा फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया F R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। तो G इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल M स्मॉल m। अब जो F है उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इधर लिख लिया न्यूटन। जो रेडियस है उसका जो यूनिट होगा, रेडियस क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इस मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कैपिटल M भी किलोग्राम में होगा, स्मॉल m भी किलोग्राम में होगा, किलोग्राम को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो यूनिट हो गया न्यूटन स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम पर किलोग्राम। तो G का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम। आज हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक पढ़ा है और G को जाना है, G के ऐसा यूनिट जाना है। मैंने जो भी डिफिनेशंस आपको बताए हैं या जो कुछ भी बताया मैंने इधर उसको लिख दिया है, आप यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के आगे पढ़ेंगे, पूरी चैप्टर कवर करेंगे, इसके न्यूमेरिक्स करेंगे, एनसीईआरटी से और बाहर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। आप यहाँ से नोट कर लीजिए, जो कुछ भी मैंने अभी थ्योरी बताया आपको वो सब मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। मैंने बताया है कि द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स with which the earth pulls the object towards it is called gravitational force of the earth और gravity। मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ भी
जो जमीन की तरफ गिरता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इट इज रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। It is also the gravitational force of the earth which keeps us firmly on the ground. उसके बाद एक और टॉपिक है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स विथ व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स के मास कम होंगे तो उन दोनों के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होएगा, इसलिए हम उनको ये नहीं देख पाते। फ्रिज में एप्पल रखा है तो दो एप्पल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनके मास बहुत कम है। आप ये भी जान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑलवेज अट्रैक्शन के काम करता है, इसमें रिपल्सन नहीं है। इनवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मैंने आपको पहले ही इसका जो इक्वेशंस है वो बताया है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो वीडियो होएगा उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे, पूरी चैप्टर करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वंस अगेन।